नमस्कार। बीए थर्ड ईयर, थ्योरी पेपर सेकंड, यूनिट थर्ड। टॉपिक है राग रागिनी पद्धति के अनुसार रागों का स्पष्टीकरण। तो प्राचीन काल में रागों की पृष्ठभूमि क्या रही है, मध्यकाल में क्या है, वर्तमान काल में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो कहा जाता है प्राचीन काल में 5 मत प्रचलित थे, क्योंकि वर्गीकरण इस संसार का एक प्रमुख विशेषता रही। वर्गीकरण चाहे मनुष्य हो या किसी वस्तुओं का भौगोलिक वर्गीकरण हो, ऐतिहासिक वर्गीकरण हो, तो हम सभी चीज़ों का वर्गीकरण करते हैं। तो संगीत भी एक ही संसार में प्रचलित एक विशेष कला है, ललित कला है, जिसके भिन्न भिन्न रूप हमारे सामने प्रचलित हैं। जो लोक गायन, देसी गायन या शास्त्रीय गायन, तो उनका वर्गीकरण करना स्वाभाविक है। तो प्राचीन काल में ब्रह्म मत, शिव मत, नारद मत, हनुमान मत और भरत मत 5 मत प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है। इनका क्योंकि स्पष्ट उल्लेख प्राचीन काल में नहीं मिलता, तो कुछ विद्वानों ने केवल शिव मत, हनुमान मत और भरत मत 3 ही मत माने। शिव मत, हनुमान और भरत, कुछ ने 3 ही माने। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन भारत में शिव मत, नारद मत और भरत मत प्रचलित रहे। क्योंकि इन मतों के बारे में कोई ठोस प्रमाण था ही नहीं, तो इनके बारे में हम विशेष आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं सकते। तो इस मतों को अभी यहीं छोड़ेंगे भी, इन चीज़ों का। तो राग रागिनी के अनुसार रागों का स्पष्टीकरण। तो रागों का वर्गीकरण और भी बहुत सारे तरीकों से, जिस समय के हिसाब अनुसार रागों का वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण। तो राग रागिनी के रागों का वर्गीकरण, रागों को वर्गीकृत करने के लिए ये भी एक पद्धति है, राग रागिनी वर्गीकरण। तो राग रागिनी वर्गीकरण कब प्रचलित में आया, उससे पहले रागों का कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है, क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले इस बारे में विचार करेंगे। तो इस विषय के अंतर्गत आता है नाट्यशास्त्र, क्योंकि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है संगीत से संबंधित। तो नाट्यशास्त्र को देखने से पता चलता है कि नाट्यशास्त्र में राग शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उस वक्त जाति गायन चलता था, तो 18 जातियों का उल्लेख मिलता है और 2 ग्राम का वर्णन है, जैसे मध्य ग्राम, षोडश ग्राम। तो मध्य ग्राम के अंतर्गत 11 जातियाँ थी और षोडश ग्राम में 7 जातियाँ थी। तो मध्य में षोडश ग्राम की जातियाँ मिलकर 18 जातियाँ बनती थी। तो नाट्यशास्त्र में भी राग के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब उनके बाद आता है मतंग ग्रंथ, जो 7 या 8 शताब्दी के लगभग लिखा गया था। तो इस ग्रंथ, मतंग का ग्रंथ बृहदेशी। तो इसमें प्रथम बार राग शब्द प्राप्त होता है, अर्थात हमारा राग शब्द से परिचय होता है बृहदेशी ग्रंथ में। तो उस वक्त मतंग के वक्त 7 जातियों का प्रचलन था गायन। तो उनमें से एक जाति राग नाम से थी। तो उस वक्त अंश स्वर के प्रयोग से ग्राम रागों का जन्म होता था। मतंग के वक्त अंश स्वर वो है जो स्वर विशेष रहता है, जिससे किसी राग या जाति का आरंभ और अंत जिस स्वर से होता है वो अंश स्वर कहलाता है। तो अंश स्वर के प्रयोग से ग्राम रागों का जन्म होता है बृहदेशी मतंग के अनुसार। फिर मतंग के बाद आता है संगीत मकरंद ग्रंथ, जो नारद कृत एक विशेष ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में राग रागिनी शब्दों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले नारद ने रागों के 3 वर्ग बनाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इन 3 वर्गों के खातिर इनकी वजह से पुरुष राग, स्त्री राग, नपुंसक राग और कालांतर में उसी के हिसाब से राग रागिनी का जन्म होता है। तो
पुल्लिंग राग उन्होंने 21 मान, स्त्रीलिंग 24 है, नपुंसक लिंग राग 13 है। तो ऐसे उन्होंने 48 राग माने। गमक के आधार पर उन्होंने रागों को वर्गीकृत किया है, जैसे कंपित गमक वाले राग, अर्धकंपित और कंपिता विहीन। तो इस आधार पर भी संगीत मकरंद में वर्णन मिलता है। तो इन वर्गीकरण को नारद ने ग्राम राग वर्गीकरण नाम दिया इनका। तो नारद ने सर्वप्रथम राग रागिनियों को भिन्न भिन्न प्रहर में, जैसे प्रातःकालीन राग, सायंकालीन राग, मध्याह्न के राग और सूर्यास्त के उपरांत अर्थात रात्रि में गाने वाले रागों के बारे में लिखा। तो राग रागिनी के हिसाब से संगीत मकरंद ग्रंथ नारदकृत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आता है संगीत रत्नाकर, जो 13वीं शताब्दी के लगभग लिखा गया ग्रंथ है। तो सारंगदेव ने रागों का वर्गीकरण देसी और मार्गी संगीत के अंतर्गत किया। तो देसी संगीत में 4 रागांग, वासांग, क्रियांग, उपांग, तो 4 प्रकार के राग आते थे देसी संगीत में। और मार्गी संगीत में 6 प्रकार के ग्राम राग, उपराग, शुद्ध राग, भाषा राग, विभाषा राग और अंतर्भाषा राग। तो संगीत रत्नाकर में इस प्रकार से रागों का वर्गीकरण मिलता है देसी और मार्गी संगीत के रूप में। उसके उपरांत 13-14 शताब्दी में पंडित कल्लीनाथ और सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका प्रस्तुत की थी। तो उस टीका के अनुसार सारंगदेव ने 30 ग्राम रागों का भी उल्लेख किया, जिनका गीतियाँ जो मतंग के टाइम से लेके संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचना काल तक 13वीं शताब्दी तक गीतियों का प्रचलन था। तो उन रागों को गीतियों के हिसाब से भी बांटा गया था ग्राम रागों को। अब आते हैं राग रागिनी पद्धति। क्योंकि उन्होंने आंशिक रूप से इनका स्पष्ट उल्लेख मतंग ने उनके अपने ग्रंथ संगीत मकरंद में कर दिया था। तो संगीत के प्राचीन ग्रंथकारों ने रागों का वर्गीकरण राग रागिनी वर्गीकरण, रागपुत्र, रागपुत्र वधु इस प्रकार किया है। इसमें 4 मतों का उल्लेख मिलता है। जो प्राचीन काल में 5 मत प्रचलित थे, जो स्पष्ट रूप से नहीं थे, उनके बाद उपरांत कालांतर में 4 मत प्रचलित हुए राग रागिनी पद्धति के अनुसार, जिनमें शिव मत या सोमेश्वर मत, भरत मत, कल्लीनाथ मत, हनुमत मत। तो शिव मत, सोमेश्वर मत में 6 राग और 36 रागिनियाँ थी, अर्थात 6 पुरुष राग और उनके 6 रागिनियाँ थी। तो ये रागिनियों का अर्थ ये था कि इनके नाम स्त्रीवाचक नाम थे, तो इसलिए भी इनको रागिनियाँ कह सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में क्योंकि मुख्य राग से इन रागिनियों का कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। उनके स्वरों में और इनके स्वरों में और जाति भेद में, गायन समय में काफ़ी अंतर था। लेकिन इन मत के अनुसार 6 राग और 36 रागिनियाँ मानी गई। भरत मत ने 6 तो प्रमुख राग थे, जो पुरुषवाचक राग थे 6 राग, और 30 उनकी रागिनियाँ बनती, अर्थात प्रत्येक पुरुषवाचक राग की 5-5 रागिनियाँ थी भरत मत में। कल्लीनाथ में 6 राग और 36 रागिनियाँ, अर्थात पुरुष राग 6, उसके प्रत्येक की 6 रागिनियाँ थी। हनुमान मत 6 राग और 36 रागिनियाँ। तो शिव मत और कल्लीनाथ मत, इनकी राग पुरुषवाचक राग और रागिनियों की संख्या के बारे में समान विचार है, और भरत मत और हनुमान मत का समान विचार है। लेकिन फिर भी जैसे पुरुष राग उनके नामों में एक मत प्रचलित होते हुए उनके नामों में भी डिफरेंट है। तो कोई भी मत पुरुष रागों और उनके रागिनियों के क्रम सिद्धांत के बारे में एक मत प्रस्तुत नहीं है। शिव मत, कल्लीनाथ मत 6 राग और 36 रागिनियाँ मानते हुए भी उनके पुरुष रागों के क्रम और रागिनियों के क्रम सिद्धांत अलग थे। वैसे भरत और हनुमान की भी यही बात लागू होती है। तो
इनके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथकारों ने प्रत्येक रागिनी के जो रागिनी उनके पुत्र और पुत्रवधू मानकर उनके परिवार को विस्तृत करने की कोशिश की। अर्थात 6 पुरुष राग, मुख्य राग और उनकी रागिनी, फिर रागिनियों के पुत्र और पुत्रवधू रागों के बारे में कल्पना की गई अधिकतर ग्रंथकारों ने। तो इस प्रकार उन्होंने उनके राग रागिनी परिवार को विस्तृत करने की कोशिश की। तो जिस समय तक उक्त ये प्रचलित थे, मत प्रचलित थे, तो उस समय राग रागिनियों का जो स्वरूप था वो आधुनिक प्रचलित रागों में नहीं मिलता। अर्थात उस टाइम का जो स्वरूप है अभी वर्तमान में या आधुनिक रूप में, आधुनिक काल में इनके स्वरूप में कोई साम्य नहीं है। तो उनको ठाट पद्धति के रागों में लागू नहीं किया जा सकता। राग रागिनी पद्धति के जो भी राग है उनको, राग रागिनी वर्गीकरण की जो राग है उनको ठाट पद्धति में लागू नहीं कर सकते। तो इनका कोई आधुनिक वर्तमान काल में इनको राग और रागिनियों के शब्दों का, इनको रागिनियों का हमारे इसमें कोई उपयोग है नहीं, क्योंकि अब स्वरूप इनका बदल चुका है और अभी वर्तमान में ठाट पद्धति लागू है, जिसमें कोई पुरुष या स्त्री रूप का कोई उल्लेख नहीं है, सबके अपने स्वतंत्र सत्ता है। तो इसी क्रम में प्राचीन काल में 1813 में नगमा इतिहास में के लेखक मोहम्मद रजा ने इस राग रागिनी पद्धति का खंडन करते हुए अपने ग्रंथ नगमा इतिहासवी में लिखा है कि राग रागिनी पुत्र वधु की कल्पना गलत और अवैज्ञानिक है। तो उनका अवैज्ञानिकता का कारण सबसे पहले उन्होंने माना है क्योंकि इनमें राग और रागिनियों के स्वरों में समानता नहीं पाई जाती है। जैसे 6 पुरुष राग है, उनके रागिनी, उनके स्वरों में कोई समानता नहीं है। स्पष्ट उल्लेख नहीं कि वो स्त्री राग है या पुरुष राग है, किस आधार पर किया उन्होंने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया प्राचीन ग्रंथकारों। तो नगमा इतिहास में के लेखक मोहम्मद रजा ने इसको असंवैधानिक अवैज्ञानिक घोषित किया गया। उसी क्रम में मोहम्मद रजा ने बिलावल ठाट को शुद्ध ठाट मानकर एक नवीन मत प्रचलित किया। तो उस नवीन मत के अनुसार उन्होंने अपने 6 राग और 30 रागनियों का अपना नवीन मत तत्कालीन संगीतज्ञों के सम्मुख रखा था, जो काफ़ी वक्त तक प्रचलित भी रहा था। लेकिन बाद में आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा पद्धति प्राचीन राग रागिनियों की सभी पद्धतियाँ छोड़कर ठाट राग पद्धति लागू की गई। इस प्रकार वर्तमान संगीत पद्धति प्राचीन संगीत पद्धति से बिल्कुल अलग हो गई। तो इसी क्रम में हम और भी देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथकारों ने संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं से मानी है। अतः इन राग रागिनियों का भी उन्होंने, जिसे राग पुरुष और स्त्री राग रागिनियों के रूप में प्रचलित है, के स्वरूप को उन्होंने देव और देवताओं के स्वरूप भी मानकर वर्गीकृत किया। अर्थात राग को देव और रागिनियों को देवियों के रूप में उन्होंने वर्गीकरण किया और उनके स्वरूपों का भी वर्णन किया, जिसके आधार पर उनके स्वरूपों के वर्णन के आधार पर राग रागिनियों की चित्री बन के जो रागमाला पेंटिंग्स के नाम में फेमस है, जो अभी भी पाए जाते हैं, जो आज भी हम देखते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक ग्रंथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी प्राचीन काल में रागों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था और मध्यकाल तक आते आते रागों का स्पष्ट उल्लेख है। राग रागिनी सिद्धांत अपनाए गए, रागों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया। तो जिस युग में जैसे रागों का प्रचार होता है उसी के आधार पर उस युग के विद्वान संगीत शास्त्र की रचना करते हैं, किंतु संगीत परिवर्तनशील रहा है। प्राचीन ग्रंथों में रागों में वर्णित स्वरूप या स्वर आज के प्रचलित राग स्वरों से मेल नहीं खाते हैं। तो ये है रागों का राग रागिनी पद्धति के अनुसार वर्गीकरण। धन्यवाद।